आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर निकल रहे हैं। उन बड़े बड़े सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जिन्होंने, आप कह सकते हैं, इंसान को हमेशा सोचने पर मजबूर किया है। ये ब्रह्मांड आखिर कितना बड़ा है, हमारी अपनी धरती ये कितनी पुरानी है, और शायद सबसे बड़ा सवाल, भाई जीवन की शुरुआत कैसे हुई। इसके लिए हमारे पास बिल ब्राइसन की एक कमाल की किताब है, ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग। हम उसकी कुछ हिस्सों को देखेंगे और ये किताब दिखाती है कि विज्ञान कैसे काम करता है। ये सिर्फ लैब कोट और टेस्ट ट्यूब वाली दुनिया नहीं है। इसमें बड़े हैरत अंगेज इत्तेफाक हैं, सालों की लगन है, कभी कभी तो तीखी नोकझोंक भी है। और इन सब के जरिए हमने धीरे धीरे, मतलब बहुत धीरे धीरे, अपने आसपास की दुनिया को समझा है। तो चलिए इस ज्ञान के भंडार में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे इन रहस्यों से पर्दा उठा। कहाँ से शुरू करें? शायद सबसे बड़े पैमाने से, ब्रह्मांड से। हमें अक्सर ऐसा लगता है, मुझे भी लगता था, कि प्लूटो ही हमारे सौरमंडल का आखिरी सिरा है। हाँ, ये एक बहुत आम धारणा है, लेकिन सच्चाई तो इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। प्लूटो तो आप समझिए बस पड़ोस जैसा है। सौरमंडल का जो असली किनारा है, जिसे ओट क्लाउड कहते हैं, वो इतना ज्यादा दूर है कि अगर हम आज के सबसे तेज अंतरिक्ष यान से भी वहां जाना चाहें तो 10,000 साल लग जाएंगे। 10,000 साल? अरे बाप रे, ये तो सोचने में भी मुश्किल है। हाँ, ये दूरी हमें बताती है कि अंतरिक्ष की विशालता हमारी कल्पना से कितनी कितनी ज्यादा परे है। और इसी महान ब्रह्मांड की शुरुआत से जुड़ी एक खोज, वो तो बिल्कुल अनजाने में हो गई थी, है ना? वो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड वाली कहानी। बिल्कुल, वो किस्सा तो विज्ञान में जिसे कहते हैं सेरेंडिपिटी या आकस्मिक खोज, उसका बेहतरीन उदाहरण है। बात है 1965 की। न्यू जर्सी में बेल लैब्स के 2 वैज्ञानिक थे, आर्नो पेंजियाज और रॉबर्ट विल्सन। वो एक बड़े हॉर्न एंटेना के साथ कुछ काम कर रहे थे और उन्हें लगातार एक अजीब सा परसिस्टेंट शोर सुनाई दे रहा था, हर तरफ से। हर तरफ से? उन्हें लगा होगा एंटीना में ही कोई दिक्कत है। हाँ बिल्कुल, उन्हें लगा कि एंटीना में कोई गड़बड़ी है। उन्होंने सब कुछ चेक किया और सुना है उन्होंने उसे ठीक करने के लिए वो क्या क्या नहीं किया। सर्किट जांचे, तार बदले, यहां तक कि एंटीना पर जमी सफेद डाइलेक्ट्रिक सामग्री, असल में वो चिड़ियों की बीट थी, उसे भी साफ किया। हाँ, वो भी साफ किया, पर वो शोर गया ही नहीं। वो बेचारे लगभग हार मानने लगे थे। लेकिन फिर उन्हें कहीं से पता चला कि पास में ही प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के कुछ वैज्ञानिक, रॉबर्ट डिकी और उनकी टीम, वो ठीक इसी तरह के सिग्नल की तलाश कर रहे थे, बिग बैंग, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय का बचा हुआ विकिरण। अच्छा, तो इनका शोर असल में वो सिग्नल था जिसे दूसरे ढूंढ रहे थे। बिल्कुल। पेंजियाज और विल्सन का वो परेशान करने वाला शोर असल में ब्रह्मांड के जन्म की गूंज थी, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। इस खोज ने बिग बैंग सिद्धांत को एकदम पुख्ता कर दिया और उन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। कमाल है, आप ढूंढ कुछ रहे हैं और मिल कुछ और ही गया। हाँ, ये दिखाता है कि कभी कभी आप जो ढूंढ रहे होते हैं उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण चीज आपको तब मिल जाती है जब आप किसी और ही समस्या को सुलझाने में लगे हों। वाह! लेकिन इतनी विशाल दूरियों को, जैसे दूसरे तारों की दूरी या गैलेक्सियों की दूरी, इनको नापना कैसे संभव हुआ होगा? ये तो बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। ये वाकई एक बहुत बड़ी पहेली थी और इसका हल निकालने में हेनरीटा स्वॉन लीविट नाम के खगोल शास्त्री का योगदान अविस्मरणीय है। हालांकि उनके काम को उस समय उतनी पहचान नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। वो हार्वर्ड वेधशाला में कंप्यूटर के तौर पर काम करती थी। उस जमाने में ये पद उन महिलाओं को दिया जाता था जो तारों की तस्वीरों का विश्लेषण करती थी, डेटा प्रोसेसिंग का काम। कंप्यूटर वो गणनाएं करती थी? तो उन्होंने ऐसा क्या खास खोजा जिससे दूरियां नापना आसान हो गया? लिविट ने सेफिड वेरिएबल नाम के खास तरह के तारों का अध्ययन किया। ये तारे ऐसे हैं जिनकी चमक नियमित रूप से घटती बढ़ती है, जैसे वो, आप कह सकते हैं, धड़क रहे हो। लीविट ने ये पाया कि तारे की धड़कन की रफ्तार, यानी उसकी चमक बदलने की जो अवधि है, और उसकी असली चमक इंट्रिंसिक ब्राइटनेस, उसके बीच एक सीधा संबंध है। जितनी धीमी धड़कन उतनी ही ज्यादा असली चमक। अच्छा, तो अगर आप धड़कन की रफ्तार देख लें तो आपको उसकी असली चमक पता चल जाएगी। हाँ, और एक बार आपको असली चमक पता चल गई तो आप उसकी देखी गई चमक से तुलना करके उसकी दूरी का बहुत सटीक अंदाजा लगा सकते हैं। ये एक तरह का कॉस्मिक माइल मार्कर या ब्रह्मांडीय मील का पत्थर बन गया। अरे वाह! एक तारे की धड़कन से उसकी दूरी का पता चल जाता है। और फिर इसी तरीके का इस्तेमाल एडविन हबल ने किया, ये साबित करने में कि हमारी मिल्की वे अकेली नहीं है। बिल्कुल सही। हबल ने
लेविट का इसी सेफिड यार्डस्टिक का इस्तेमाल करके दूसरी गैलेक्सियों में सेफिड तारे खोजे, उनकी दूरी नापी और ये दिखाया कि वो हमारी गैलेक्सी से बहुत बहुत दूर है, और सिर्फ दूर ही नहीं, हमसे दूर जा भी रही हैं। इसी से ब्रह्मांड के विस्तार का पता चला और हमारी समझ पूरी तरह बदल गई कि ये ब्रह्मांड कितना विशाल और डायनामिक है। ब्रह्मांड की विशालता से हटकर अब जरा अपनी पृथ्वी पर आते हैं। ये सोचना भी अजीब लगता है कि किसी ने हमारी पूरी पृथ्वी का वजन कैसे तौला होगा, मतलब कैसे? ये कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है और इसका श्रेय जाता है हेनरी कैवेंडिश नाम के एक बेहद विलक्षण लेकिन उतने ही, आप कह सकती हैं, एकांत प्रिय वैज्ञानिक को। वो इतने ज्यादा शर्मीले और लोगों से दूर रहने वाले थे कि कहा जाता है कि वो अपनी नौकरानियों से भी लिखित में बात करते थे ताकि आमना सामना ना हो। सच में ऐसे शर्मीले इंसान ने पृथ्वी का वजन कैसे तौल दिया? तराजू पर तो रखा नहीं होगा। मौत के बाद कैवेंडिश को मिला था। इसमें क्या था कि 2 बड़ी शीशे की गेंदें थी और 2 छोटी, उन्हें पतले तार से लटकाया गया था। कैवेंडिश ने ये मापा कि बड़ी गेंदें छोटी गेंदों को अपनी ओर कितने कमजोर बल से खींचती हैं। ये गुरुत्वाकर्षण बल अविश्वसनीय रूप से कमजोर था, लेकिन कैवेंडिश इतने सटीक प्रयोग करता थे कि वो इसे मापने में कामयाब रहे। ठीक है, उन्होंने वो बहुत छोटा सा बल माप लिया, लेकिन उससे पृथ्वी का वजन कैसे पता चला? देखिए, इस प्रयोग से उन्होंने गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, जिसे कैपिटल G कहते हैं, उसका मान निकाला। और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में अगर आपको G का मान पता हो और पृथ्वी की त्रिज्या यानी रेडियस पता हो, तो पृथ्वी का द्रव्यमान यानी वजन और उसका घनत्व आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता था। 1797-98 में लगभग 70 साल की उम्र में कैवेंडिश ने ये प्रयोग किया और पृथ्वी का वजन बताया, और वो भी आश्चर्यजनक सटीकता से। आज का जो मान्य मान है उससे सिर्फ 1% का अंतर था। कमाल है। और ये भी सुना है कि उन्होंने अपनी और भी कई खोजों के बारे में किसी को बताया ही नहीं। हाँ, ये भी एक अजीब बात है। जैसे हाइड्रोजन की खोज या पानी का संयोजन कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, ये सब उन्होंने पता लगा लिया था पर प्रकाशित नहीं किया। बहुत कुछ तो उनके मरने के सालों बाद उनकी डायरियों से पता चला। वाकई विलक्षण थे। खैर, पृथ्वी के वजन के बाद उसकी उम्र का पता लगाना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। हाँ, ये सफर तो और भी ज्यादा जटिल और लंबा था, और इसमें क्लेयर पैटरसन नाम के जियोकेमिस्ट की कहानी बहुत बहुत अहम है। 1940 के दशक के अंत में शिकागो विश्वविद्यालय में उन्होंने रेडियोमेट्रिक डेटिंग तकनीकों का उपयोग करके पृथ्वी की आयु निर्धारित करने का मुश्किल काम शुरू किया। इसके लिए उन्हें चट्टानों में सीसे यानी लेड के आइसोटोप्स की बहुत ही सटीक मात्रा मापनी थी। जरा सी भी अशुद्धि नहीं चल सकती थी। लेकिन उनके काम में एक अजीब सी रुकावट आ रही थी, है ना? जहां भी वो सैंपल लेते उसमें बाहर से सीसा आ जाता था। बिल्कुल, पैटरसन जहां भी जाते उनके नमूनों में हवा से, पानी से, लैब के उपकरणों से, हर चीज से अतिरिक्त सीसा घुल जाता। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये अतिरिक्त सीसा आ कहां से रहा है। महीनों की मेहनत बार बार बर्बाद हो जाती। उन्होंने अति स्वच्छ प्रयोगशालाएं, जिन्हें अल्ट्रा क्लीन लैब्स कहते हैं, वो बनाने में सालों लगा दिए। आज भी वो तरीके मानक माने जाते हैं। तब जाकर उन्हें धीरे धीरे एहसास हुआ कि ये सीसा असल में औद्योगिक प्रदूषण की देन है, खासकर पेट्रोल में मिलाए जाने वाले टेट्रा इथाइल लेड से आ रहा है। ओह, ये वही लेड वाला पेट्रोल है जिसे थॉमस मिडली जूनियर ने बनाया था, है ना? हाँ, वही। मिडले ने इंजन की नॉकिंग कम करने के लिए इसे इजाद किया था, और ये जानते हुए भी कि सीसा कितना जहरीला होता है, इसे बढ़ावा दिया गया। पैटरसन को न सिर्फ अपने प्रयोगों के लिए सीसा मुक्त वातावरण बनाना पड़ा, बल्कि उन्हें ये भी समझ आया कि ये जहरीला सीसा पूरी दुनिया में फैल चुका है और इंसानी सेहत के लिए कितना बड़ा खतरा है। खैर, आखिरकार पृथ्वी की उम्र पता लगाने के लिए उन्होंने उल्कापिंडों के सीसे का विश्लेषण किया। उल्कापिंडों का क्यों? क्योंकि माना जाता है कि उल्कापिंड सौर मंडल के साथ ही बने थे और उनमें पृथ्वी की तरह भूगर्भीय बदलाव नहीं हुए, तो उनमें शुरुआती सीसे का अनुपात सुरक्षित होगा। और 1953 में सालों की मेहनत के बाद पैटरसन ने पृथ्वी की आयु बताई, लगभग 4.55 अरब साल। ये आंकड़ा आज भी सबसे सटीक माना जाता है। और उन्होंने सिर्फ उम्र बताकर ही काम खत्म नहीं किया, वो लेड प्रदूषण के पीछे भी पड़ गए। हाँ बिल्कुल, पृथ्वी की उम्र पता लगाना तो जैसे बस शुरुआत थी।
पैटरसन ने अगले कई दशक लेड प्रदूषण के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ने में बिता दिए। उन्होंने शक्तिशाली तेल कंपनियों और सरकारी संस्थाओं का डटकर सामना किया। उनकी जिद और उनके वैज्ञानिक प्रमाणों के कारण ही आखिरकार लेडेड पेट्रोल और सीसे वाले पेंट पर दुनिया भर में प्रतिबंध लगा। ये कहानी दिखाती है कि वैज्ञानिक खोज कैसे समाज पर सीधा असर डाल सकती है, और एक वैज्ञानिक की भूमिका सिर्फ लैब तक सीमित नहीं होती, वो समाज के प्रति भी जिम्मेदार होता है। वाकई प्रेरणादायक कहानी है। अच्छा, पृथ्वी की उम्र के साथ साथ ये समझना भी जरूरी था कि पृथ्वी का इतिहास उसकी चट्टानों में कैसे लिखा है। यहाँ जेम्स हटन का नाम आता है। हाँ, 18वीं सदी के अंत में स्कॉटलैंड के जेम्स हटन, उन्हें आधुनिक भूविज्ञान का पिता भी कहा जाता है। उन्होंने डीप टाइम यानी गहन समय का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने अपने आसपास स्कॉटलैंड की पहाड़ियों और तटों को देखा और महसूस किया कि पहाड़ धीरे धीरे कट रहे हैं, नदियां मिट्टी बहाकर ला रही हैं, और ये प्रक्रियाएं इतनी ज्यादा धीमी है कि पृथ्वी को बहुत बहुत पुराना होना चाहिए, शायद लाखों या करोड़ों साल। ये उस समय की धार्मिक मान्यताओं के बिल्कुल खिलाफ था, जो पृथ्वी को कुछ हजार साल पुराना मानती थीं। लेकिन उनके विचारों को ज्यादा लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया शुरू में, शायद उनके लिखने के अंदाज की वजह से। कुछ उबाऊ लिखते थे। बिल्कुल, हटन एक बेहतरीन विचारक थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी लिखने की शैली बेहद जटिल, दार्शनिक और हाँ, थोड़ी उबाऊ थी। उनकी किताब पढ़ना आसान नहीं था। शुक्र है उनके दोस्त जॉन प्लेफेयर का, जिन्होंने हटन की मृत्यु के बाद 1802 में उनके विचारों को सरल और स्पष्ट भाषा में लिखा, अपनी किताब इलस्ट्रेशंस ऑफ द हटेनियन थ्योरी ऑफ द अर्थ में। बाद में 19वीं सदी में चार्ल्स लायल ने अपनी मशहूर किताब प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी में इन विचारों को और आगे बढ़ाया और बहुत लोकप्रिय बनाया। लायल ने ही यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म का सिद्धांत दिया, यानी जो भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं आज काम कर रही हैं, जैसे कटाव, जमाव, ज्वालामुखी, वही प्रक्रियाएं अतीत में भी काम करती थीं और इन्हीं से पृथ्वी का स्वरूप बदला है। उन्होंने ही भूवैज्ञानिक समय को अलग अलग युगों में बांटा, जैसे प्लाइस्टोसीन, मायोसीन वगैरह, जिनके थोड़े अजीब लगने वाले नाम आज भी इस्तेमाल होते हैं। और इन्हीं चट्टानों में दबे मिले जीवाश्म, इनसे तो जैसे इतिहास का एक नया पन्ना ही खुल गया। यहाँ मैरी एनिंग जैसी खोजकर्ताओं का जिक्र करना बहुत जरूरी है। हाँ, मैरी एनिंग एक असाधारण महिला थीं। वाकई 19वीं सदी की शुरुआत में उन्होंने इंग्लैंड के लाइम रेजिस तट पर, जो अब जुरासिक कोस्ट कहलाता है, अपने परिवार के साथ जीवाश्म खोजने का काम किया। उन्होंने कई बहुत महत्वपूर्ण खोजें की, जैसे इक्थियोसौर और प्लेजियोसौर जैसे विशाल समुद्री सरीसृपों के पहले पूरे कंकाल, टेरोडैक्टाइल के भी अवशेष खोजे। लेकिन वो एक महिला थीं और गरीब पृष्ठभूमि से आती थीं, इसलिए उस समय के पुरुष प्रधान वैज्ञानिक समुदाय ने उन्हें वो श्रेय और सम्मान कभी नहीं दिया जिसकी वो हकदार थीं। उनके खोजे जीवाश्म अक्सर बड़े म्यूजियमों में बिना उनका नाम लिए प्रदर्शित किए जाते थे। ये तो दुखद है। और फिर डायनासोर की खोज हुई। इसमें गिडियन मेंटल और उनकी पत्नी का बड़ा हाथ था। जी, गिडियन मैंटल ससेक्स के एक डॉक्टर थे और जीवाश्मों में उनकी गहरी रुचि थी। कहानी है कि उनकी पत्नी मैरी एन को सड़क किनारे चलते हुए एक अजीब सा बड़ा दांत मिला। मैंटल को समझ नहीं आया कि ये किस जानवर का है। उन्होंने कई विशेषज्ञों से पूछा, पर कोई ठीक से बता नहीं पाया। आखिरकार उन्होंने पाया कि ये एक विलुप्त विशाल सरीसृप का है और इसकी बनावट इग्वाना की दांत जैसी है, बस बहुत बड़ी। तो उन्होंने इसे इग्वानोडॉन नाम दिया, यानी इग्वाना का दांत। ये डायनासोर के अस्तित्व का पहला ठोस सबूत था। हालांकि डायनासोर शब्द इसके कुछ साल बाद रिचर्ड ओवेन ने गढ़ा। रिचर्ड ओवेन, जिन्होंने डायनासोर यानी भयानक छिपकली शब्द दिया, उनका जिक्र अक्सर विवादों के साथ आता है, जैसा आपने कहा। हाँ, रिचर्ड ओवेन एक बहुत प्रतिभाशाली शरीर रचना विज्ञानी थे, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने ब्रिटिश म्यूजियम नेचुरल हिस्ट्री की स्थापना में भी अहम भूमिका निभाई। लेकिन वो बेहद महत्वाकांक्षी और सच कहें तो थोड़े झगड़ालू और दूसरों का श्रेय छीनने वाले माने जाते थे। उन्होंने मैंटल के काम को कमतर दिखाने की बहुत कोशिश की और उनकी इग्वानोडॉन की खोज का श्रेय भी खुद लेने का प्रयास किया। मैंटल का जीवन दुखद रूप से समाप्त हुआ और ओवेन के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता ने इसमें भूमिका निभाई। ये तो विज्ञान की दुनिया का एक स्याह पहलू है। और अमेरिका में कोप और मार्श की डायनासोर वॉर का क्या? वो तो और भी नाटकीय लगती है।
ओ, वो तो जीवाश्म विज्ञान के इतिहास का एक एकदम अजीबोगरीब अध्याय है। एडवर्ड ड्रिंकर कोप और ओथनील चार्ल्स मार्श दोनों ही प्रतिभाशाली और उस जमाने के हिसाब से अमीर जीवाश्म विज्ञानी थे। शुरू में दोस्त थे, पर फिर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। 1870 और 80 के दशक में उन्होंने पश्चिमी अमेरिका में डायनासोर जीवाश्मों की खोज में एक दूसरे को पछाड़ने की भयंकर होड़ लगा दी। उन्होंने पैसा पानी की तरह बहाया, अपनी टीम्स भेजी और एक दूसरे पर जासूसी करने, जीवाश्म चुराने और यहाँ तक कि एक दूसरे की खोजों को नष्ट करने के आरोप भी लगाए। अरे बाप रे, लड़ाई झगड़ा। लेकिन खोजे तो बहुत क्यों न? हाँ, खोजे तो बहुत की। इस वॉर के दौरान सैकड़ों नई डायनासोर प्रजातियां खोजी गईं, जैसे स्टेगोसॉरस, ब्रोंटोसॉरस जो बाद में एपेटोसॉरस निकला, ट्राइसेरेटॉप्स, एलोसॉरस, बहुत सारे मशहूर डायनासोर। लेकिन इस जल्दबाजी और दुश्मनी में बहुत गलतियां भी हुईं। कभी-कभी एक ही जानवर के अलग-अलग हिस्सों को दो अलग प्रजाति बता दिया, या किसी डायनासोर का सिर किसी और के धड़ पर लगा दिया, जैसे ब्रोंटोसॉरस के साथ हुआ था। उसका सिर असल में कैमारोसॉरस का था। ये तो कमाल की दुश्मनी थी, लेकिन इससे एक बात साफ होती है कि वैज्ञानिक प्रगति हमेशा शांतिपूर्ण और सहयोग से ही नहीं होती। इसमें मानवीय भावनाएं, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा का भी बड़ा रोल होता है। बिल्कुल, ये झगड़े भले ही व्यक्तिगत स्तर पर अप्रिय थे और विज्ञान की नैतिकता पर सवाल उठाते थे, लेकिन इनकी वजह से उस दौर में अमेरिकी डायनासोरों की खोज की रफ्तार बहुत बहुत तेज हो गई थी और इसने डायनासोरों को आम लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय भी बना दिया। डायनासोर की खोज तो हो गई, पर उनके खात्मे की कहानी भी उतनी ही रहस्यमयी थी। वो अचानक कैसे गायब हो गए, इसका जवाब कैसे मिला? इसका जवाब भी एक दिलचस्प खोज से मिला और इसका श्रेय जाता है भौतिक विज्ञानी लुइस एल्वारेज और उनके बेटे भूविज्ञानी वॉल्टर एल्वारेज को। 1970 के दशक में वॉल्टर इटली में चट्टानों की परतों का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने क्रिटेशियस और टोशरी काल की सीमा पर, जिसे KT बाउंड्री कहते हैं, ये लगभग 6.5 या 6.5 करोड़ साल पहले का समय है, मिट्टी की एक पतली गहरे रंग की परत देखी। ये परत दुनिया में कई जगहों पर मिलती है। उन्हें समझ नहीं आया कि ये परत इतनी अलग क्यों है और ये क्या दर्शाती है। और फिर उनके पिता, जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे, उन्होंने इसमें कुछ ऐसा पाया जो पृथ्वी पर आम नहीं है। हाँ, वॉल्टर ने अपने पिता लुइस से मदद मांगी। लुइस और उनके सहयोगियों ने उस परत का रासायनिक विश्लेषण किया और पाया कि उसमें इरेडियम नाम के तत्व की मात्रा सामान्य से सैकड़ों गुना ज्यादा थी। अब इरेडियम पृथ्वी की सतह पर बहुत दुर्लभ है, लेकिन उल्का पिंडों और क्षुद्र ग्रहों यानी एस्ट्रॉइड्स में ये काफी मात्रा में पाया जाता है। ओहो, तो इस इरिडियम की परत से उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि कोई बहुत बड़ी चीज बाहर से आके पृथ्वी से टकराई होगी। बिल्कुल। उन्होंने 1980 में ये सिद्धांत पेश किया कि लगभग 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल क्षुद्र ग्रह शायद 10 किलोमीटर व्यास का पृथ्वी से टकराया होगा। इस टक्कर से भयंकर विस्फोट हुआ होगा, सुनामी आई होगी और वायुमंडल में इतनी धूल और मलबा उठा होगा कि सूरज की रोशनी महीनों या शायद सालों तक धरती तक नहीं पहुंच पाई होगी। इसे इम्पैक्ट विंटर कहते हैं। नतीजतन पौधे मरे, फिर उन पर निर्भर रहने वाले शाकाहारी डायनासोर और फिर उन्हें खाने वाले मांसाहारी डायनासोर। पूरी खाद्य श्रृंखला ढह गई और सिर्फ डायनासोर ही नहीं, समुद्री जीवन समेत कई और प्रजातियां भी विलुप्त हो गई। इस सिद्धांत को शुरू में शायद संदेह की नजर से देखा गया होगा, क्योंकि पहले तो ज्वालामुखी वगैरह को कारण माना जाता था। हाँ, शुरू में कई भूवैज्ञानिक और जीवाश्म विज्ञानी इसे मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था कि भारत में हुए विशाल ज्वालामुखी विस्फोट, डेक्कन ट्रैप्स जैसी धीमी प्रक्रियाएं विलुप्ति का कारण थीं। लेकिन जब दुनिया भर में KT बाउंड्री पर इरिडियम की परत मिली, शॉक क्वाड्स जैसे इम्पैक्ट के सबूत मिले और आखिरकार 1990 में मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में समुद्र के नीचे छुपा हुआ चिक्शुलुब नाम का एक विशाल, ठीक उसी समय का इम्पैक्ट क्रेटर खोजा गया, तब इस एस्टेरॉयड इम्पैक्ट थ्योरी को व्यापक मान्यता मिल गई। आज माना जाता है कि ये टक्कर विलुप्ति का मुख्य कारण थी। हालांकि डेक्कन ज्वालामुखी विस्फोटों ने भी शायद स्थिति को और बिगाड़ा होगा। वाह, यानी एक पतली सी इरिडियम की परत ने इतने बड़े रहस्य से पर्दा उठा दिया। कमाल है। जैसे चट्टानों ने हमें पृथ्वी के अतीत के बारे में बताया, वैसे ही 20वीं सदी में वैज्ञानिकों ने
पदार्थ के और भी छोटे स्तर यानी परमाणुओं की दुनिया में झांका। यहाँ अर्नेस्ट रदरफोर्ड का वो सोने की पन्नी वाला प्रयोग वो बहुत महत्वपूर्ण है। 20वीं सदी की शुरुआत में माना जाता था कि परमाणु एक ठोस गेंद जैसा होता है, या फिर जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल था, जिसमें पॉजिटिव चार्ज एक पुडिंग की तरह फैला है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन किशमिश की तरह उसमें धंसे हैं। रदरफोर्ड जो न्यूजीलैंड के थे और उस समय मैनचेस्टर इंग्लैंड में काम कर रहे थे, उन्होंने 1909 में अपने छात्रों गाइगर और मार्सडेन के साथ मिलकर एक प्रयोग किया। उन्होंने अल्फा कणों, जो पॉजिटिव चार्ज वाले हीलियम नाभिक होते हैं, कि एक बीम को सोने की एक बेहद पतली पन्नी पर दागा। और उन्हें उम्मीद थी कि सारे कण या तो सीधे निकल जाएंगे या थोड़े से मुड़ेंगे, है ना? जैसे प्लम पुडिंग में से। पर हुआ कुछ और ही। हाँ, ज्यादातर कण तो सीधे ही निकल गए या बहुत थोड़ा मुड़े, जैसा उन्होंने सोचा था। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा था, कुछ कण, लगभग 8000 में से एक, ऐसे थे जो 90 डिग्री से ज्यादा के कोण पर मुड़ गए, और कुछ तो लगभग 180 डिग्री पर, यानी सीधे वापस ही आ गए। रदरफोर्ड ने बाद में लिखा, ये मेरे जीवन की सबसे अविश्वसनीय घटना थी। ये लगभग उतना ही अविश्वसनीय था जितना कि अगर आप टॉयलेट पेपर के एक टुकड़े पर 15 इंच का गोला दागते और वो वापस आकर आपको लगता। जाहिर है ये तो बहुत हैरानी की बात थी। तो इस हैरानी भरे नतीजे से उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? उन्होंने 1911 में निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो प्लम पुडिंग मॉडल है वो गलत है। परमाणु का ज्यादातर हिस्सा असल में खाली है, और परमाणु का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा द्रव्यमान उसके केंद्र में एक बहुत ही छोटी सी सघन जगह में केंद्रित है, जिसे उन्होंने नाभिक या न्यूक्लियस कहा। नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन इस छोटे से नाभिक के चारों ओर काफी दूरी पर खाली जगह में घूमते हैं, जैसे ग्रह सूरज के चारों ओर। ये परमाणु का न्यूक्लियर मॉडल या ग्रहीय मॉडल था, जिसने पुरानी धारणाओं को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन इस मॉडल में भी एक समस्या थी, जहां तक मुझे याद है। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिर जाना चाहिए था, और वो सर्पिल पथ पर चलता हुआ बहुत जल्दी नाभिक में गिर जाएगा। परमाणु स्थिर नहीं रह सकता था। ये रदरफोर्ड के मॉडल की एक बड़ी पहेली थी। इसका हल निकाला नील्स बोर नाम के एक युवा डेनिश भौतिक विज्ञानी ने, जो 1912 में रदरफोर्ड के साथ मैनचेस्टर में काम करने आए थे। बोर ने मैक्स प्लैंक और आइंस्टीन के नए क्वांटम विचारों का इस्तेमाल किया। क्वांटम विचार, ये क्या थे उस समय? कुछ बिल्कुल नया। हाँ, ये बिल्कुल नया और क्रांतिकारी विचार था। क्वांटम सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा सतत यानी कंटिन्यूअस नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे पैकेट या क्वांटा में आती जाती है। बोर ने 1913 में यह प्रस्ताव दिया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कहीं भी नहीं घूम सकते, बल्कि केवल कुछ खास अनुमत कक्षाओं या ऊर्जा स्तरों, एनर्जी लेवल्स में ही रह सकते हैं बिना ऊर्जा खोए, और वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में अचानक कूद सकते हैं, जिसे उन्होंने क्वांटम लीप या क्वांटम छलांग कहा। लेकिन वो बीच की जगह में मौजूद नहीं रह सकते। जब वो ऊंची कक्षा से नीची कक्षा में कूदते हैं तो एक निश्चित ऊर्जा का फोटॉन, प्रकाश का कण, उत्सर्जित करते हैं। ये सुनने में तो बहुत ही अजीब लगता है। मतलब इलेक्ट्रॉन बस कूदते हैं, बीच में कहीं नहीं होते। क्या ये बस एक थियरी थी या इसका कोई सबूत था? ये विचार बेशक बहुत अजीब था, उस समय के हिसाब से बिल्कुल अटपटा, लेकिन इसने न केवल ये समझाया कि परमाणु स्थिर क्यों रहता है, बल्कि इसने हाइड्रोजन परमाणु से निकलने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं थीं, उनकी सटीक व्याख्या भी की। इसने एकदम सही बताया कि हाइड्रोजन से किस किस रंग की रोशनी निकलती है। इस अभूतपूर्व काम के लिए बोर को 1922 में नोबेल पुरस्कार मिला। इसने क्वांटम मैकेनिक्स के विकास की नींव रखी, जिसने 20वीं सदी में भौतिकी और रसायन विज्ञान में और फिर टेक्नोलॉजी में क्रांति ला दी। वाह! परमाणुओं से आगे बढ़कर अब जीवन के रहस्य के केंद्र यानी डीएनए की संरचना की खोज। ये भी कम नाटकीय कहानी नहीं थी। यहाँ वॉटसन और क्रिक का नाम सबसे पहले आता है। हाँ, जेम्स वॉटसन, एक युवा अमेरिकी जीव विज्ञानी, और फ्रांसिस क्रिक, एक ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी जो जीव विज्ञान में आ गए थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में काम कर रहे थे। उन्हें 1953 में डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज का श्रेय दिया जाता है, जिसके लिए उन्हें 1962 में मॉरिस विल्किंस के साथ चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। उनका मॉडल क्रांतिकारी था। लेकिन जैसा आपने कहा, ये कहानी अधूरी है और थोड़ी जटिल भी है, रोजलिंड फ्रैंकलिन के जिक्र के बिना।
रोजलिंड फ्रैंकलिन, उनका क्या योगदान था इस खोज में? फ्रैंकलिन लंदन के किंग्स कॉलेज में एक बहुत ही कुशल एक्सरे क्रिस्टलोग्राफर थीं। ये एक तकनीक है जिससे अणुओं की 3D संरचना जानने के लिए उन पर एक्सरे डाली जाती है और देखा जाता है कि किरणें कैसे बिखरती हैं। उन्होंने डीएनए की बहुत ही साफ और महत्वपूर्ण एक्सरे विवर्तन डिफ्रैक्शन तस्वीरें खींची थीं। उनकी एक खास तस्वीर, जिसे बाद में फोटो 51 कहा गया, उसमें डीएनए की हेलिकल यानी सर्पिल या घुमावदार सीढ़ी जैसी प्रकृति का स्पष्ट सबूत था। उसमें एक्स जैसा पैटर्न दिख रहा था। अच्छा, तो फिर वॉटसन और क्रिक तक ये अहम जानकारी कैसे पहुंची? यहीं पर कहानी थोड़ी विवादास्पद हो जाती है। फ्रैंकलिन के किंग्स कॉलेज में ही एक सहयोगी थे, मॉरिस विल्किंस, जिन्हें बाद में नोबेल मिला। फ्रैंकलिन और विल्किंस के बीच पेशेवर संबंध कुछ तनावपूर्ण थे। कहा जाता है कि विल्किंस ने फ्रैंकलिन की अनुमति या शायद पूरी जानकारी के बिना वो फोटो 51 वॉटसन को दिखा दी। वॉटसन के लिए वो तस्वीर, जैसा उन्होंने खुद बाद में लिखा, पहेली का एक बहुत अहम टुकड़ा साबित हुई। उस फोटो और फ्रैंकलिन के अन्य अप्रकाशित डेटा जो उन्हें एक रिपोर्ट के जरिए मिला, के आधार पर वॉटसन और क्रिक ने तेजी से अपना डबल हेलिक्स मॉडल बना लिया। तो ये तो उनके योगदान को ठीक से स्वीकार न करने जैसा हुआ। बिल्कुल। हालांकि वॉटसन और क्रिक का मॉडल बनाना, मतलब उन सारे टुकड़ों को जोड़कर सही संरचना प्रस्तावित करना, अपने आप में एक बड़ी बौद्धिक उपलब्धि थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फ्रैंकलिन के प्रायोगिक डेटा के बिना, खासकर फोटो 51 के बिना, ये शायद उस समय संभव नहीं होता, या इसमें और बहुत ज्यादा वक्त लगता। दुखद बात यह है कि फ्रैंकलिन की 1958 में सिर्फ 37 साल की उम्र में अंडाशय के कैंसर से मृत्यु हो गई और नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता। उनके योगदान को अक्सर कम आंका जाता है या विवादों में उलझा दिया जाता है, जो विज्ञान में श्रेय, प्रतिस्पर्धा और लैंगिक पक्षपात जैसे जटिल मुद्दों को भी उजागर करता है। ये दिखाता है कि महान खोजें अक्सर कई लोगों के काम का नतीजा होती हैं, भले ही सारा श्रेय कुछ ही लोगों को मिले। हमने ब्रह्मांड की अकल्पनीय विशालता से लेकर पृथ्वी की अरबों साल की उम्र, डायनासोर के जीवाश्मों और परमाणुओं की अदृश्य दुनिया और जीवन के कोड डीएनए तक का सफर तय किया। और ये बिल्कुल साफ है कि वैज्ञानिक खोज का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। इसमें कड़ी मेहनत है, लगन है, पर साथ ही अचानक मिली कामयाबी या सेरेंडिपिटी है, गहरी प्रतिद्वंदिता है, कभी कभी अनैतिकता भी है, और बहुत सारे मानवीय पहलू जुड़े हैं। हाँ, और बिल ब्राइसन की किताब की यही खूबसूरती है कि वो इन कहानियों को बहुत रोचक ढंग से बताती है। वो दिखाती है कि विज्ञान सिर्फ नीरस तथ्यों और समीकरणों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक मानवीय कहानी है जिसमें जिज्ञासा है, जुनून है, गलतियां हैं, बहसें हैं और लगातार सीखते रहने की एक प्रक्रिया है। पेंजियास और विल्सन के एंटेना के शोर से लेकर कैवेंडिश के एकांत प्रिय प्रयोगों, पैटरसन की सीसे से लड़ाई, कोप और मार्श की भयंकर दुश्मनी और फ्रैंकलिन के अनकहे योगदान तक, हर कहानी हमें विज्ञान के मानवीय पहलू से जोड़ती है। और ये जानना भी जरूरी है, जैसा ब्राइसन भी जोर देते हैं, कि ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि शायद शुरुआत ही है। आज भी ऐसे कई बड़े सवाल हैं जिनके जवाब हमें नहीं पता। बिल्कुल, जैसे ब्रह्मांड का लगभग 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी नाम की रहस्यमयी चीजों से बना है, जिनके बारे में हम लगभग कुछ नहीं जानते। वो हैं क्या, कैसे काम करते हैं। हम अपनी पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों के बारे में भी सतह के मुकाबले बहुत कम जानते हैं। हमारी सबसे गहरी खुदाई भी पृथ्वी की त्रिज्या के मुकाबले खरोच जैसी है। और जीवन की बात करें तो समुद्र की गहराइयों से लेकर हमारी अपनी कोशिकाओं के अंदर तक जीवन की विविधता और जटिलता को हम अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। शायद लाखों करोड़ों प्रजातियां ऐसी हैं जिन्हें हमने अभी तक खोजा ही नहीं है, उनका नाम तक नहीं रखा है। बिल ब्राइसन की किताब हमें यही याद दिलाती है। हमने वाकई बहुत कुछ जान लिया है, जो कि एक चमत्कार जैसा है, लेकिन जानने के लिए उससे कहीं कहीं ज्यादा बाकी है। ये हमें थोड़ा विनम्र बनाती है ना, और हमारी जिज्ञासा को और बढ़ाती है कि आगे क्या पता चलेगा। और शायद अंत में सोचने के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, आज हम जिन वैज्ञानिक तथ्यों को इतनी मजबूती से जानते हैं, वो कितने पक्के हैं? क्या भविष्य की कोई खोज, कोई नया प्रयोग
आज की हमारी समझ को उसी तरह पलट देगी जैसे रदरफोर्ड के प्रयोग ने परमाणु के मॉडल को या हबल की खोज ने ब्रह्मांड के पैमाने को बदल दिया था। जैसा कि भौतिक विज्ञानी लियो ज़िलार्ड ने शायद मजाक में कहा था जब उनसे पूछा गया कि क्या भगवान तथ्यों को नहीं जानते। हाँ, वो तथ्यों को जानते हैं, लेकिन शायद वो तथ्यों का ये वाला संस्करण नहीं जानते। इसी दिलचस्प विचार के साथ आपको छोड़ते हुए अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी खोज के साथ।